नमस्कार दोस्तों, उमाशंकर सिंह पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अक्सर हमारी समझ से परे रहता है। ये विषय है मीडिया और प्रोपेगेंडा। हम सब रोज़ कुछ न कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमें लगता है कि हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, दुनिया को समझ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने रुक कर ये सोचा है कि जो कुछ आप देख रहे हैं क्या वो पूरा सच है, या वो सच है जो आपको दिखाया जा रहा है। मीडिया को आमतौर पर सूचना का माध्यम माना जाता है, लेकिन मीडिया केवल सूचना नहीं देता, वो ये भी तय करता है कि आपको क्या जानना चाहिए, किसे महत्वपूर्ण समझना चाहिए और किसे नज़रअंदाज करना चाहिए। हर दिन इस दुनिया में अनगिनत घटनाएं घटती हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही घटनाएं हमारे सामने आती हैं। ये संयोग नहीं है, ये चयन है, और जहाँ चयन होता है वहाँ प्रभाव भी होता है। अब हम एक ऐसे शब्द की ओर बढ़ते हैं जिसे समझे बिना इस विषय को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का अर्थ केवल झूठ फैलाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जानकारी को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वो किसी विशेष विचार, भावना या दृष्टिकोण को मजबूत करे। ये सच हो सकता है लेकिन अधूरा, ये तथ्य हो सकता है लेकिन चयनित, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम इतिहास की ओर देखें तो हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां मीडिया और प्रोपेगेंडा का उपयोग सत्ता को मजबूत करने और जनता की सोच को नियंत्रित करने के लिए किया गया। 20वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी में एक ऐसा दौर आया जब मीडिया को एक सुनियोजित रणनीति के तहत इस्तेमाल किया गया। सत्ता ने समझ लिया था कि यदि लोगों की सोच को नियंत्रित किया जाए तो उनके व्यवहार को भी नियंत्रित किया जा सकता है। रेडियो उस समय का सबसे प्रभावशाली माध्यम था। हर घर में सस्ता रेडियो उपलब्ध कराया गया ताकि एक ही संदेश हर व्यक्ति तक पहुँचे। भाषण, समाचार, गीत, सब कुछ एक ही दिशा में था। एक ही विचार को बार बार दोहराया गया, इतनी बार कि वो लोगों को सामान्य और स्वाभाविक लगने लगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है। जब किसी बात को बार बार दोहराया जाता है तो वो धीरे धीरे सत्य जैसा प्रतीत होने लगता है। इसके साथ ही वैकल्पिक विचारों को दबा दिया गया। अखबारों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। जो विचार सत्ता के अनुकूल नहीं थे उन्हें जनता तक पहुँचने ही नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप लोगों के पास केवल एक ही दृष्टिकोण बचा, और जब विकल्प नहीं होता तो वही एकमात्र सत्य बन जाता है। इसी प्रकार इटली में भी सत्ता ने मीडिया का उपयोग अपने विचारों को फैलाने के लिए किया। फिल्मों, समाचार पत्रों और सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से एक विशेष छवि बनाई गई, शक्ति, अनुशासन और एकता की। इतिहास के इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं है, ये एक ऐसा उपकरण है जो समाज की सोच को दिशा दे सकता है। अब यदि हम शीत युद्ध के समय की ओर देखें तो वहाँ भी मीडिया का उपयोग विचारधाराओं की लड़ाई में किया गया। दो महाशक्तियाँ, दो अलग अलग विचारधाराएँ, और दोनों अपने अपने नागरिकों को ये विश्वास दिलाने में लगी थीं कि वही सही हैं। सूचना को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि वो एक विशेष दृष्टिकोण को मजबूत करे, और धीरे धीरे लोगों की सोच उसी दिशा में ढलती चली गई। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन ये प्रक्रिया नहीं बदली। आज हम डिजिटल युग में हैं, हमारे हाथ में स्मार्टफोन है और हमें लगता है कि हम अब पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन आज का प्रोपेगेंडा पहले से कहीं अधिक सूक्ष्म हो गया है। आज जो कुछ आप देखते हैं वो केवल आपके सामने नहीं आता, बल्कि उसे आपके लिए चुना जाता है। आप क्या देखते हैं, किस पर रुकते हैं, क्या पसंद करते हैं, इन सब का विश्लेषण किया जाता है और फिर आपको वही दिखाया जाता है जो आपकी सोच से मेल खाता है। धीरे धीरे आप एक ऐसे दायरे में आ जाते हैं जहां आपको केवल एक ही प्रकार की जानकारी मिलती है। आपको लगता है कि यही पूरा सच है, क्योंकि आपने कुछ और देखा ही नहीं। यही आधुनिक प्रोपेगेंडा है, न तो जोर ज़बरदस्ती, न ही खुला नियंत्रण, बल्कि धीरे धीरे बिना बताए आपकी सोच को प्रभावित करना।
अब एक और महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। प्रोपेगेंडा केवल सरकारों द्वारा नहीं किया जाता। कभी कभी मीडिया संस्थान, कभी राजनीतिक समूह और कभी कभी कॉरपोरेट संस्थाएं भी अपने अपने हितों के अनुसार जानकारी को प्रस्तुत करते हैं। खबर को इस प्रकार दिखाया जाता है कि वो अधिक प्रभावशाली लगे, अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करे। इस प्रक्रिया में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक ही घटना को अलग अलग शब्दों में प्रस्तुत करने से उसका अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए, किसी घटना को संघर्ष कहा जाए या आंदोलन, दोनों शब्द अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करते हैं। यही भाषा की शक्ति है। अब यदि हम उन व्यवस्थाओं की बात करें जहां सत्ता केंद्रित होती है, तो वहां मीडिया का नियंत्रण और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसी व्यवस्थाओं में ये सुनिश्चित किया जाता है कि जनता तक वही जानकारी पहुँचे जो सत्ता के अनुकूल हो। विरोध की आवाज़ों को दबा दिया जाता है और एक ही विचार को बार बार दोहराया जाता है। धीरे धीरे वही विचार समाज की वास्तविकता बन जाता है। लेकिन ये समझना भी आवश्यक है कि लोकतंत्र में भी ये प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त नहीं होती। यहाँ भी विभिन्न प्रकार के प्रभाव कार्य करते हैं। राजनीतिक झुकाव, आर्थिक हित, प्रतिस्पर्धा और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता। कई बार खबर को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वो अधिक प्रभावशाली लगे और हम इस प्रक्रिया में तथ्य पीछे छूट जाता है। कई बार खबर को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वो अधिक प्रभावशाली लगे और इस प्रक्रिया में तथ्य पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसे में एक सामान्य नागरिक क्या करे? शायद सबसे पहला कदम है सजग होना। ये समझना कि हर जानकारी अंतिम सत्य नहीं होती। हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तुलना करनी चाहिए और स्वयं विचार करना चाहिए। जब कोई खबर हमें अत्यधिक भावुक कर दे, हमें रुक कर सोचना चाहिए। जब कोई बात बार बार दोहराई जाए, हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछना ही स्वतंत्र सोच की शुरुआत है। मीडिया एक आवश्यक संस्था है। ये समाज को जोड़ता है, जानकारी देता है और जागरूकता फैलाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी सोच को प्रभावित भी कर सकता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी अपनी समझ, हमारी अपनी विवेकशीलता। यदि हम बिना सोचे समझे सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं तो हम प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन यदि हम सोचते हैं, प्रश्न करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो हम सच के और करीब पहुंच सकते हैं। अंत में बस इतना ही, मीडिया शक्तिशाली है, लेकिन उससे भी अधिक शक्तिशाली है आपकी सोच। और जब सोच स्वतंत्र होती है, तभी समाज वास्तव में स्वतंत्र होता है। धन्यवाद।